क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। मशहूर शायर मुनव्वर राना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी पुलिस ने धार्मिक भावना भड़काने का केस दर्ज किया है। कई चैनलों पर मुनव्वर राना ने बयान दिया था, उसको लेकर यूपी पुलिस ने कहा है कि यह धार्मिक भावना भड़काने का मामला बनता है, तो ऐसे में केस दर्ज किया है। कमाल खान है हमारे साथ। कमाल, काफी तत्पर नजर आती है पुलिस इस मामले में। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें दो चीजें हैं। जिस बयान के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, जिस चैनल के स्टेटमेंट पे, उसका वो हिस्सा हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी शख्स मेरे बाप का कार्टून बना दे ऐसा गंदा, मेरी माँ का कार्टून बना दे ऐसा गंदा, तो हम उसको मार देंगे। अगर कोई हमारे हिंदुस्तान में किसी देवी देवता का, मां सीता का या भगवान राम का ऐसा कोई कार्टून बना दे जो गंदा हो, आपत्तिजनक हो, अफसोसनाक हो, जिसे देख के बेहयाई होती हो, आंखें बंद करने का जी चाहता हो, तो हम उसे मार देंगे। तो इसमें एक मुद्दा यह है कि हम किसी को भी मार नहीं सकते, चाहे वो कुछ भी कर दे। एक डेमोक्रेसी में उसके लिए कानून है। हम एफआईआर कराएंगे, उससे मुकदमा लड़ेंगे, सोशल मीडिया पे हम उसके अपने पक्ष में या किसी गलत बात के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे, आर्टिकल लिखेंगे और सिविल नाफरमानी के जो तरीके हैं वो करेंगे। ये तो होता है। लेकिन पुलिस ने अपने एफआईआर में लिखा है कि इसमें 7 दफाएं लगाई हो, लिखा है कि इससे विभिन्न समुदायों में वैमनस्यता, सामाजिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है ये, और लोक शांति भंग करने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये आरोप तो उनके ऊपर नहीं लगता है, क्योंकि एक मुसलमान आदमी कह रहा है कि हिंदू देवी देवता की अगर बेहुदा कार्टून बनाओगे तो मैं उसको मार दूंगा। तो दो संप्रदायों में सौहार्द नहीं बिगाड़ रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये बयान देना गैर कानूनी है कि आप किसी को किसी बात पे खुद नहीं मार सकते। शुक्रिया कमाल, विस्तार से बताने के लिए कि आखिर क्या है धाराएं और मुनव्वर साहब ने क्या कुछ कहा था। अंडरवर्ल्ड माफिया दाऊद इब्राहिम की मुंबई की संपत्ति को नीलाम करने के बाद अब दाऊद की संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो उनके गांव में कुल 17 संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें 7 संपत्तियां दाऊद इब्राहिम की। रत्नागिरी जिले के खेड़ में मुंब के दाऊद का पैतृक गांव है, जहां उनकी खेती की जमीन के अलावा एक घर और एक बड़ी इमारत है। जो लोग नीलामी में हिस्सा लेना चाहते हैं वो आज इन संपत्तियों को देखने के लिए भी वहां गए हैं। सुनील सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधे उनके पास चलते हैं। सुनील, पहले भी अगर हम इकबाल मिर्ची का भी जिक्र करें तो उसके फ्लैट बेचने की कोशिश की गई थी, नहीं बिकी थी। दाऊद की इन संपत्तियों की कीमत क्या होगी और कितने लोग हिम्मत जुटा पाए हैं वहां जाकर मुआयना करने की, जरा विस्तार से बताइए। देखिए शारिक, एक वक्त था कि दाऊद की संपत्तियां जब्त तो की गई थी, लेकिन उसकी दहशत इतनी थी कि वो बिक नहीं पा रही थी। लेकिन 2018 में कहीं जाकर सफलता मिली साफेमा एजेंसी को, और जो मुंबई का जो उसका गढ़ था, वहां पर से रौनक अफरोज होटल, शबनम गेस्ट हाउस और डांबरवाला बिल्डिंग को 11 करोड़ में नीलाम करने में कामयाब रही एजेंसी, और वो पहली बार वैसी सफलता मिली थी ये थी। और उसके बाद से कहीं ना कहीं एजेंसी को लगा, उत्साह आया और ये समझ में आया कि अब उतनी दहशत नहीं रही है और लोग आगे आ रहे हैं खरीदने के लिए। तब 2018 में जो है वैल्यूअर भेजा था एजेंसी ने रत्नागिरी के खेड़ में, जहाँ की दाऊद की पुश्तैनी संपत्ति है, जिसमें 2 मकान है, खेत हैं, ऐसे कुल 7 संपत्तियां हैं। उनके जब वैल्यूएशन हो गया था तब अब उन्होंने विज्ञापन छपाया, और तकरीबन कुल मिलाकर अगर हम देखें अभी तो 70 से 80 लाख ही रुपया है, ज़्यादा बहुत कीमत उसकी नहीं है। सभी खेत और जो घर वगैरह मिलाकर उनकी जो नीलामी है वो 10 नवंबर को होनी है। लेकिन आज उस खेड़ में उस जो संपत्तियां हैं उनका मुआयना रखा गया है, और सुनने में आया, अभी तक एग्जैक्ट संख्या हमें नहीं मिल पाई है साफरमा की तरफ से, लेकिन सुनने में आया कि आसपास के लोग भी और बहुत से लोग वहां पर गए हैं जो मुआयना कर रहे हैं। और जब 10 तारीख को नीलामी होगी तब सही स्पष्ट हो पाएगा कि कुल कितने लोग थे और कितने में नीलाम हो रही है। रही बात इकबाल मिर्ची की, तो जो संपत्ति जुहू में जो फ्लैट है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, इसलिए पिछली बार उसको नीलाम नहीं कर सके थे। इस बार भी कीमत उतनी है, अब क्या पता इस बार नीलाम हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मालवीय नगर का बाबा का ढाबा पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा। अब इस ढाबे के मालिक कांता प्रसाद ने गौरव वासन नाम के शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। गौरव वही शख्स है जिन्होंने सबसे पहले बाबा का ढाबा का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था।
बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद का आरोप है कि गौरव ने उनके और उनकी पत्नी की मदद के लिए इकट्ठा किए गए फंड में हेराफेरी की, जबकि ब्लॉगर गौरव का कहना है बाबा के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने पूरे पैसे का हिसाब अपनी तरफ से दिया। अब ये जांच से ही साफ होगा कौन सच्चा कौन झूठा। मैं दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर के बाबा के ढाबे पर हूँ। पिछले महीने यहीं से हमने एक पॉजिटिव खबर देखी थी, लेकिन आज जो है कहानी कुछ अलग हो गई है। कहानी ये हो गई है कि बाबा जी ने ये आरोप लगाया है कि जिस फूड ब्लॉगर ने सबसे पहले इनका वीडियो शूट किया, जिसकी वजह से इनका जो बाबा का ढाबा है ये पॉपुलर हुआ, इनको मदद मिली, उसने इनके साथ एक फ्रॉड किया है, पैसे का हेर फेर किया है। कांता प्रसाद जी हमारे साथ, 80 वर्ष की इनकी उम्र है। बाबा जी क्या हो गया है, ये आप बता रहे हैं कुछ पैसों की हेरा फेरी हुई है, क्या हुआ थोड़ा बताइए। उन्होंने जो डोनेशन मंगाना था वो अपने नाम, अपनी बीवी को, अपने भाई के नाम मंगाए थे। तो मतलब उन्होंने आपको नहीं दिया, आप ऐसा कह रहे हैं? हमें सिर्फ 2,33,677 रुपये दिए थे। अब आप भी खुद बताइए कि उनको मालूम कैसे हुआ कि हमारे खाते में पैसे आए हैं 20 लाख रुपए। लेकिन आपको ये क्यों लगता है कि उन्होंने फ्रॉड किया? मतलब आपको लगता है कि उनके पास ज्यादा पैसा आया है कहीं से? गौरव जी हमें बोले कि बाबा अपना खाता नंबर किसी को मत दो, फंस जाओगे। अच्छा, हमने सब बंद कर दिया। ठीक है। ठीक है। फिर रात में हमें 10 तारीख को रात में टेलीफोन आए थे कि बाबा अपना खाता नंबर दो, प्रेस वाला तुम्हें पैसे दे ना दे, अपना खाता नंबर दो। अच्छा, ठीक है। तो हमने वहाँ 2-3 आदमी खाता नंबर दे दिया। ठीक है। 11 तारीख को गौरव सुबह आए, बोले बाबा पता नहीं कहाँ तुम किसको खाता नंबर दे दिए हो, और वो कल को अब फंस जाओगे। मत दो खाता नंबर, मत दो, किसी की जेल हो जाएगी। तो क्या सफाई दे रहे हैं गौरव वासन, आइए वो भी सुनवाते हैं। वो 20 लाख की बात कर रहे हैं कि कहीं उन्होंने सुना है कि 20 लाख रुपए उनके खाते में आए हैं, उनको इसकी जानकारी नहीं, कोई खाता सीज है। 20 लाख रुपए की क्या कहानी, कितना फंड रेज हुआ है उनके नाम पर? देखिए, उनके नाम पे जो मेरे अकाउंट में फंड रेज हुआ था उसकी सारा जमा पूंजी मेरे सामने है। ये मेरी अकाउंट डिटेल है। मुझे इस लेवल पे पहुंचना पड़ा है कि मुझे अपनी पर्सनल अकाउंट। वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आपने अपने भाई का, अपनी पत्नी का अकाउंट लोगों को दिया है और अपने अकाउंट में पैसा ले लिया है, और उनका अकाउंट नंबर आपने देने नहीं दिया है। अच्छा चलिए, तो मैंने जब वीडियो बनाई थी तो मैंने बाबा को बोला था बाबा आपके लिए मैं फंड रेज करूंगा, जो भी फंड रेज होंगे आपको अगले दिन दे के चले जाऊंगा। उस समय उस वीडियो में बाबा ने एक बार भी नहीं बोला कि आप मेरे अकाउंट में पैसे मंगवाइए। देखिए 8 तारीख को जब मैं बैंक पहुंचा था 75,000 रुपए जमा कराने, वो भी उनके पास कैश था, ये समझ के, ये सोच के मैं गया था, और मेरे साथ हिमांशु भी गया था, जिसको मैंने बोला था कि आप इन्हें लेके चलो। तो वहां पे जब हम गए, हमने 75,000 रुपए जमा कराए और हमने वहां पे बैंक को बोला ये पासबुक है, आप इस पे एंट्री दे दीजिए कि 75,000 रुपए जमा हो गए। बैंक ने एंट्री देने से मना कर दिया, ये कह के कि इनका अकाउंट सीज हो चुका है 8 तारीख की दोपहर को। तो मैंने बोला क्यों सीज हो गया? बोला जी इनके अकाउंट में 20 से 25 लाख रुपए आ चुका है। अच्छा। तो 20 से 25 लाख रुपए विद इन 24 घंटे भी नहीं हुए वीडियो डले, आ चुका है। इसीलिए मैंने बाहर निकलते ही सबसे पहले वीडियो बनाई कि इनकी मदद हो चुकी है, आप रुक जाइए। मैंने हाथ भी जोड़ा और मैंने लोगों को दरख्वास्त भी की कि आप किसी को पैसा मत भेजिए। अगर मुझे पैसा लेना ही होता मैं क्यों वो वीडियो बनाता? तो आप ये कह रहे हैं कि 75,000 भी इनके अकाउंट में और 20 से 25 लाख की उस दिन की जानकारी वो इनके अकाउंट में? हाँ जी बिल्कुल, सेंट्रल बैंक में। मेरे पास जो भी पैसा आया 6-7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के इनके नाम पे, वो सारा ये रहा। तो ये सारी टोटल आता है जी 378 के आसपास, जो मैंने इनको सारा दे दिया है, और शायद अपनी जेब से ही भी दे दिए होंगे। इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग फिंगर्स राइट ऑन मी, सिर्फ मेरे पे ही सवाल उठाना, आप बाबा के अकाउंट में जाके उनसे पता कराइए कि उनके अकाउंट में कितना पैसा है, वहीं पे पानी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे कहां से बरामद हुए 1 करोड़ रुपए कैश। हैदराबाद में पुलिस ने बीजेपी नेता रघुनंदन राव के रिश्तेदार के पास से 1 करोड़ रुपए बरामद किए। रघुनंदन राव तेलंगाना के डबक विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हैं। पुलिस का कहना है शुरुआती जांच में लग रहा है कि मतदाताओं के बीच पैसा बांटने के लिए इसे लाया गया था। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता उमा सुधीर। दुब्बक में जो उपचुनाव होने वाले हैं कल,
उसके लिए काफी हाई प्रोफाइल एक कैंपेनिंग हुई है और आखिरी दिन कैंपेनिंग पर बेगमपेट के फ्लाईओवर के पास 1 करोड़ रुपए का मिलना और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर का कहना कि ये दुबक चुनाव में उपचुनाव में इसका उपयोग होना था और ये पकड़ा गया बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं रघुनंदन राव उनके बहनोई से जो सुरभि श्रीनिवास राव बताए जाते हैं। वो खुद एक बिजनेसमैन है और बताया जा रहा है कि ये 1 करोड़ रुपया उनको मिला विशाखा इंडस्ट्रीज के एक मैनेजर से और विशाखा इंडस्ट्रीज के ओनर हैं पेद्दापल्ली के जो पूर्व सांसद हुआ करते थे जी विवेक, उनसे पैसा लिया गया, यही हैदराबाद कमिश्नर का कहना है। इस पैसे को कोर्ट में दाखिल किया जाएगा, लेकिन इस बीच पुलिस कमिश्नर का ये कहना है कि पिछले हफ्ते 10 दिन में 4 या 5 ऐसे बड़ी रकम पाए गए हैदराबाद में ही। और अगर आप देखेंगे तो एक 16 लाख का था, एक 15 लाख का था, एक 30 लाख का, एक 50 लाख का और फिर एक और जो रकम पकड़ी गई वो 20 लाख। ये सारे रकम कहा नहीं जा सकता कि दुबक उपचुनाव के लिए थे, लेकिन हवाला पैसा है और अनअकाउंटेड पैसा है और चुनाव के सीजन में ये जो पुलिस के द्वारा जो पकड़ी जाती है ये रकम काफी हाई अमाउंट्स में होते हैं। पिछले ही हफ्ते की बात है कि सिद्दीपेट जिले में जो बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनके ही एक और रिलेटिव के घर में 18,60,000 रुपए तक पकड़े गए और उस बार बीजेपी के जो काडर वहां पे पहुंचे थे उनका कहना था कि पुलिस खुद उसको प्लांट करने की कोशिश कर रही थी और उसके बाद उनके जो बीजेपी के जो राज्य के जो सदस्य हैं उनको भी वहां पे आने की अनुमति नहीं दी गई थी और इसलिए उनको पुलिस ने अपने डिटेंशन में ले लिया था, गिरफ्त में ले लिया था। और टीआरएस कहती जा रही है लगातार कि हमने जिस तरह के स्कीम्स बनाए हैं, रैतु बंधु हो सकता है, फार्मर्स का जो इंश्योरेंस है हो सकता है, वो सारे जो स्कीम्स हैं उसके आधार पर वो इस चुनाव को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अब खबर छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की। मकान मालिक ने जब पुलिस वाले से अपना दिया गया उधार मांगा तो इंस्पेक्टर अविनाश राय ने मकान मालिक की 1.5 साल की बेटी के जिस्म को करीब 50 जगह सिगरेट से दाग दिया। आरोपी को कल गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित की मां ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान दिए गए उधार पैसे मांगने पर आरोपी ने बच्ची को कमरे में ले जाकर सिगरेट से दागने की घटना को अंजाम दिया। मां बंद दरवाजे को पीटती रही, रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन अविनाश का दिल नहीं पसीजा। बच्चे की मां छत्तीसगढ़ की लोक गायिका है। दिल्ली के हौसगाजी इलाके में साहिल नाम के एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले साहिल ने अपने एक रिश्तेदार इमरान की हत्या की। बताया जा रहा है कि मामला अवैध संबंध से जुड़ा है। साहिल को अपनी पत्नी और इमरान के बीच अवैध संबंध का शक था। इसकी वजह से घर में कलह होती थी। घर में हो रहे लगातार लड़ाई झगड़े की वजह से साहिल एक बार गिरफ्तार भी हो चुका था और इसी वजह से साहिल की पत्नी बच्चों को लेकर मायके मटिया महल आई हुई थी, जहां कल शाम साहिल आया, बच्चों से मिला और फिर इमरान के साथ अपने घर हौसगाजी आया, जहां शराब पी, दोनों के बीच झगड़ा हुआ और फिर साहिल ने इमरान को मार डाला और बाद में खुद भी फंदा लगाकर जान दे दी। मिलिट्री इंटेलिजेंस, पुणे क्राइम ब्रांच और पुणे साइबर सेल ने मिलकर नकली सेना भर्ती रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुणे में इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में 2 सिविलियन और 1 सेना का हवलदार शामिल है। आरोपियों के पास से कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए। यह गिरोह अब तक सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर 30 लोगों को चूना लगा चुका था। हर व्यक्ति से गिरोह ने 3 से 4 लाख रुपए ठगे थे। इस गिरोह के दूसरे लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और अब वक्त है क्राइम रैप का। दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ऋतुराज ने खुदकुशी कर ली। ऋतुराज ने खुद को सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार ली। 26 साल के ऋतुराज पश्चिम बिहार थाने में तैनात थे। 17 नवंबर को उनकी शादी होनी। पुलिस आत्महत्या की वजह की जांच में जुटी है। आज सुबह ऋतुराज ने खुदकुशी की, जिसके बाद उनके भाई ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। दिल्ली के मशहूर जिम ओलंपिया के मालिक राहुल नारंग को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया। दरअसल नारंग पर आरोप है कि उसने हरजी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हरभेज सिंह को 2 करोड़ रुपए का चूना लगाया। दरअसल हरभेज सिंह ने इस बात की शिकायत दर्ज कराई थी
कि 2018 में ग्रेटर कैलाश में एक संपत्ति बेचने को लेकर उनसे 2 करोड़ की टोकन मनी ली गई, लेकिन बाद में पता चला कि इस संपत्ति को के बदले राहुल नारंग कई लोगों से पैसे ले चुका है। बार बार ताकीद करने के बावजूद ना तो वो उनका लोन चुका रहा था और ना ही टोकन मनी के रूप में लिए गए 2 करोड़ रुपए वापस कर रहा था। पूरा सौदा 10 करोड़ में तय हुआ। चेन्नई में कस्टम विभाग ने रविवार को 201 ग्राम सोना बरामद किया। जिस यात्री से सोना बरामद किया गया वो दुबई से आया था। जब्त हुए सोने की कीमत 10,33,000 रुपए है। कस्टम ने शक होने पर कड़ाई से यात्री से पूछताछ की, जिसके बाद सोना छिपाकर लाने की बात को माना। यूपी के मेरठ में पुलिस ने छापा मारा है। अवैध पटाखे के सामान को भारी मात्रा में बरामद किया गया। इस बात की आशंका है कि इन्हें दिवाली में अवैध तरीके से बेचने के लिए लाया गया था। और आज के शो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।